विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ करवाने की राह अब आसान हो गई है। एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को आज मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी की रिपोर्ट के बाद इस प्रस्ताव को कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। एक दिन पहले ही अमित शाह ने इसके संकेत भी दिए थे। वहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक राष्ट्र एक चुनाव को मंजूरी दिए जाने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी हमेशा से ही एक देश एक चुनाव के पक्ष में थे। सभी मुख्य न्यायाधीशों, राजनीतिक नेताओं, राजनीतिक दलों, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ चर्चा हुई और आज आखिरकार कैबिनेट से इसको मंजूरी मिल गई है। एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन। नरेंद्र मोदी जी शुरू से ही इसके पक्ष थे। देश के सभी पूर्व चीफ जस्टिसों से चर्चा की गई, देश के मूर्धन्य नेताओं से, राजनीतिक दलों से चर्चा की गई, देश के हर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से चर्चा की गई और आज अंततः कैबिनेट से मंजूरी हो गई। खड़गे की भाषा केवल विध्वंसक भाषा होती है, निगेटिव होती है। ये खड़गे वही हैं जो देश को कहा था कि अगर 20 सीट और आ जाती तो मोदी सहित सबको जेल भेज देता। वहीं योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को जमकर घेरा है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी सरकार के समय जो उत्तर प्रदेश देश के विकास में बैरियर मानी जाती थी, आज वही उत्तर प्रदेश देश की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। पिछले कुछ दिनों से बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले जितने भी दरिंदे पकड़े जा रहे हैं, उन सबके संबंध समाजवादी पार्टी से ही हैं। समाजवादी पार्टी आज दरिंदों का एक गैंग बन चुकी है। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में जितने भी दरिंदे पकड़े जा रहे हैं, बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले, इनके संबंध समाजवादी पार्टी से ही सबके संबंध हैं। यानी समाजवादी पार्टी इन दरिंदों का आज एक गैंग बन चुका है और यह इन दरिंदों को चाहे वह अयोध्या में समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा एक गरीब निषाद बेटी के साथ किया गया व्यवहार रहा हो, या इनका नवाब ब्रांड, कन्नौज का नवाब ब्रांड हो, ये सभी आज समाजवादी पार्टी की पहचान बन चुकी है। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, ये डबल इंजन की सरकार समाजवादी पार्टी के इस मॉडल को पूरी तरह ध्वस्त करने का काम करेगी। बेटी की सुरक्षा हो या व्यापारी का सम्मान या फिर आम किसान या जनता जनार्दन की सेवा के लिए किए जा रहे प्रयासों में इनके द्वारा जो पिछले 7-7.5 वर्ष में जो काम भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया है, आज उसका परिणाम है। जो उत्तर प्रदेश कभी देश के विकास में बैरियर माना जाता था समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार के समय, आज वही उत्तर प्रदेश देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था में से एक है। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 7वीं अर्थव्यवस्था के रूप में उत्तर प्रदेश था, आज उत्तर प्रदेश नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है। और बहनों और भाइयों, अगले 3 वर्ष हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इन 3 वर्ष में उत्तर प्रदेश को देश का अग्रणी नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनाना है। अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में इसलिए स्थापित करना है जिससे हमारे युवा को यूपी के अंदर ही कार्य मिल सके। नंबर 1 की अर्थव्यवस्था का मतलब उसके सपनों को पंख लगाने के लिए एक। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जम्मू कश्मीर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हो रहा है उसमें जिस प्रकार का जोश और उत्साह मैं देख रहा हूं, निश्चित रूप से मेरे मन में संदेह नहीं है। मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि इस बार जम्मू कश्मीर की जनता एक नया इतिहास रचने जा रही है। आज इस बार जो जम्मू और कश्मीर में जो चुनाव हो रहा है उसमें जिस प्रकार का जोश और उत्साह मैं आप लोगों में देख रहा हूं, निश्चित रूप से मेरे मन में कोई संशय नहीं है। मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि इस बार जम्मू कश्मीर की जनता, बनी क्षेत्र की जनता एक नया इतिहास लिखने जा रही है।
यहाँ कमल खिलाने जा रही है और आज पहले चरण का मतदान हो रहा है। पहले चरण के मतदान में आज लोगों में जिस प्रकार का जोश है, जिस प्रकार से लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, ये अपने आप में बताता है कि लोग अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं और यहाँ का विकास चाहते हैं, यहाँ की उन्नति चाहते हैं, यहाँ की प्रगति चाहते हैं। और मतदाता विकास को प्राथमिकता देते हुए इस पूरी घाटी में वहीं वन नेशन वन इलेक्शन पर मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रमुख जीतू पटवारी ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन भाजपा और उनकी विचारधारा कभी भी लोकतांत्रिकता को नहीं अपनाती है। कारण है कि उनकी ही संस्थान में कभी चुनाव नहीं होते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर हमारी पार्टी का जो वक्तव्य होगा वही हमारा भी वक्तव्य होगा। हमारा जो इलेक्शन को कैबिनेट में मंजूरी दे दी है, इसको किस तरह मंजूरी दे दी? ऐसा है कि वन नेशन वन इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी और उसका पूरा विचार लोकतांत्रिक इरादों को कभी एक्सेप्ट करता ही नहीं। क्या कारण है कि उनकी मात्र संस्था में कभी इलेक्शन नहीं होते। फिर भी चूंकि कांग्रेस की एक अपनी लाइन आएगी, नेशनल हमारा जो विचार है कांग्रेस पार्टी देगी वन नेशन वन इलेक्शन पर देश में किसी भी सुधार के लिए कभी भी कोई देशभक्त नागरिक मना नहीं करता है। पर संगूफा छोड़ना, देश सबसे बड़ा बेरोजगार है, 10 साल में उस पर तो काम करना था मोदी जी को। किसानों की जो इनकम की बात की थी डबल की, उस पर भी काम करना था। क्या लॉजिक है कि देश में गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। केवल 41 करोड़पति और बने इस साल, पर गरीब कितने हुए इस पर भी तो बात करनी पड़ेगी। जहां तक वन नेशन वन इलेक्शन पे हमारा नेशनल का जो वक्तव्य आएगा वही मेरा। वहीं जम्मू कश्मीर विधानसभा के पहले चरण के चुनाव पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि ये सरहद का इलाका है और यहां हमेशा से कांग्रेस पार्टी मजबूत रही है। हमारे गठबंधन के उम्मीदवार हैं। मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। भाजपा खुद भी चुनाव लड़ रही है और कई सारे प्रॉक्सी उम्मीदवार खड़े हुए हैं ताकि वोट बिखर सके, लेकिन यहाँ के मतदाता इस राजनीति को समझ चुके हैं। 10 साल से यहाँ चुनाव नहीं हुए, लोग बढ़ चढ़कर मतदान का हिस्सा बन रहे हैं। जम्मू कश्मीर में वे कितने भी कोशिश कर ले, यहाँ वो लोग उनको नहीं पसंद करेंगे। खास करके मरोट की इस बिल्कुल रिमोट विलेज के अंदर आज आपकी रैली हुई है और यहाँ पे आपके कांग्रेस के अलायंस के कैंडिडेट ने ये सरहद का इलाका है, यहाँ पर हमेशा से कांग्रेस पार्टी मजबूत रही है। अलायंस के हमारे कैंडिडेट हैं चौधरी शाहनवाज जी, नौजवान को पार्टी ने मैंडेट दिया है और जो माहौल देख रहा हूं मैं, हर जगह लोग चाहते हैं कि नई सरकार बने, वो सरकार ऐसी सरकार बने जो लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरे। और मुझे लगता है कि हमारी जो इंडिया अलायंस का जो हमारा यहाँ गठबंधन हुआ है उसकी सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी खुद भी चुनाव लड़ रही है और बहुत सारे प्रॉक्सी कैंडिडेट खड़े कर रखे हैं ताकि वोट खराब कर सकें, लेकिन यहाँ की जो मतदाता हैं वो इस राजनीति को समझ रहे हैं। यहाँ की जमहूरियत को मजबूत करने के लिए अलायंस को वोट मिलेगा ऐसा मैं मानता हूँ। यहाँ पे डेवलपमेंट विकास जो ठप पड़ा है, 10 साल से यहाँ पर चुनाव नहीं हुए, लोग उम्मीदों के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और खासकर नौजवान लोग बढ़ चढ़कर हमारे अलायंस पार्टीज को जिताएंगे। यहाँ पर हमारे कांग्रेस के कैंडिडेट हैं और मुझे लग रहा है कि यहाँ भारी बहुमत से जब रिजल्ट आएगा तो हम जीत कर निकलेंगे। सचिन साहब, एब्रोगेशन 370 के बाद अभी क्या इस अलायंस का एजेंडा है कि 370 को किस तरीके से? हम दोनों पार्टी साथ इसलिए आए क्योंकि हम चाहते थे कि यहाँ बीजेपी एनडीए को रोका जाए और जैसा हमने लोकसभा में लड़ा, हम लोग कामयाब लोग हुए और एनडीए की सरकार जरूर बनी है लेकिन बीजेपी को बहुमत नहीं मिला। देश भर में ऐसा हुआ, चाहे वो उत्तर प्रदेश है, चाहे बंगाल है, चाहे वो राजस्थान है, हर जगह बीजेपी हारी है। जम्मू कश्मीर के अंदर वो कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन यहाँ लोग उनको पसंद नहीं कर रहे हैं और हमारे अलायंस को लोग पसंद करेंगे और बहुमत के साथ। राहुल गांधी जी की जो यात्रा निकली थी, भारत जोड़ो यात्रा, जब वो कश्मीर आई थी तो एक लोगों को उम्मीद जगी थी। आज नौजवान राहुल जी से जुड़ रहा है क्योंकि उन्होंने खतरे पे खेलकर लोगों को जोड़ने का काम किया और उस कठिन समय में यहाँ पर आए, लोगों को साथ रखा और उस यात्रा के बाद एक नई ऊर्जा, नई एनर्जी लोगों को मिली, नौजवानों में मिली है। और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो लोग वोट मांग भी रहे हैं, कोई ये आश्वासन नहीं दे पा रहा। हमारी मैनिफेस्टो, हमारे जो 5 गारंटी हम लोग दे रहे हैं, हम उसको पूरा करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार बनने के एकदम बाद हम लोग स्टेट को वहीं वन नेशन वन इलेक्शन पर AIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी का कहना है कि हमने कानून आयोग को लिखित में दिया है और मैं वन नेशन वन इलेक्शन के
लिए बनी कमेटी के सामने गया हूं और इस वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध किया है। मुझे लगता है कि इस समस्या की तलाश में एक समाधान है। पीएम मोदी का पूरा गेम प्लान क्षेत्रीय पार्टी को खत्म करना और राष्ट्रीय पार्टियों को अस्तित्व में रहने देना है। 27/2018 को लॉ कमीशन को भी हम ये लिखकर दिए थे और ये जो कोविड कमेटी बनाई गई थी उसके सामने भी मैं खुद गया था, जिसमें हमने इस वन नेशन वन इलेक्शन की मुखालिफत की। और हमारा मानना यह है कि दिस इज अ सोल्यूशन इन सर्च ऑफ अ प्रॉब्लम। इसको अगर डिस्क्राइब करना है, दिस इज अ सोल्यूशन इन सर्च ऑफ अ प्रॉब्लम। अब ये नहीं बताया जा रहा है कि ये करने की क्यों जरूरत पड़ रही है आपको। सरकार ये बोलती है कि आपके पॉलिसी पैरालिसिस होता है, कॉस्ट ऑफ एक्सचेकर को खर्चा होता है। पहले तो यह है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट किसी पॉलिसी मेकिंग को जो डेवलपमेंटल है और रूटीन इन नेचर है उसको रोकता नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि इलेक्टोरल डेमोक्रेसी एक पिलर है हमारे भारत के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का। अब ये वीक कंसिडरेशंस पर अगर सरकार, मोदी सरकार ये कह रही है कि हमको एक पूरे इलेक्शन एक साथ करा देंगे हम, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, इकोनॉमिक वायबिलिटी, तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स अगर फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशंस पे होगा तो ये तो अलग कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इसके एब्सर्ड कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो फिर अगर आप ये बोलेंगे भाई सिविल सर्विस काम नहीं कर रहा है, पुलिस काम नहीं कर रही है, निकाल दो। जुडिशरी में बहुत से केसेस पेंडिंग है, जुडिशरी को बंद कर दो। तो ये ऐसा नहीं हो सकता है। इसीलिए ये जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात नरेंद्र मोदी 2019 से कर रहे हैं, 2019 में जब उनको दोबारा कामयाबी मिली तो उस वक्त ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी पार्लियामेंट की, लोकसभा की लाइब्रेरी में। उसमें तमाम पार्लियामेंट में जितने एमपीज थे, लोकसभा राज्यसभा के, उनके पार्टी के लीडर्स को बुलाया गया। उस मीटिंग में मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी पार्टी और लेट हमारे जो सीपीएम के लीडर सीताराम येचुरी, हमने इसकी मुखालिफत की थी। तो नरेंद्र मोदी का पूरा गेम प्लान यही है कि नेशनल पार्टीज रहे और दूसरे तमाम रीजनल पार्टीज, छोटे पार्टीज हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। 27/2018 को गोपालगंज से बड़ी खबर, जहां राजेंद्र बस स्टैंड की जमीन के जमाबंदी फर्जी मामला जो है वो सामने आया है, जहां सदर सीओ सीआई राजस्व कर्मचारी पर नामजद प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया है। डीएम ने स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया है। बस स्टैंड की जमीन का अजय दुबे के नाम के व्यक्ति ने जमाबंदी किया था। ये खबर आ रही है गोपालगंज से, जहां डीएम ने प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया है। आपको बताते चले कि राजेंद्र बस स्टैंड की जो जमाबंदी फर्जीवाड़ा का जो मामले सामने आया है उस पर डीएम ने एक्शन लिया है। वही हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए गोपालगंज से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता कुमार प्रदीप जी। कुमार प्रदीप जी, ये जो राजेंद्र बस स्टैंड पर फर्जीवाड़ा का जो मामला सामने आया है, तो क्या पूरा मामला है, विस्तार से जरा बताइए। प्रदीप जी, वहीं आपको बताते चले कि राजेंद्र बस स्टैंड की जमीन में फर्जीवाड़ा का मामला जो सामने आया है उस पर डीएम ने एक्शन लिया है। आपको बता दें कि गोपालगंज से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, नामजद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश डीएम ने जारी कर दिए हैं। प्रदीप जी, ये जो गोपालगंज से मामला सामने आया है कि राजेंद्र बस स्टैंड पर फर्जीवाड़ा का जो मामला सामने आया है, उस पर विस्तार से जरा बताइए। प्रदीप जी, आवाज आ रही है? वहीं आपको बताते चलें कि राजेंद्र बस स्टैंड के फर्जीवाड़ा जमाबंदी में फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है, जहां सदर सीओ सीआई राजस्व कर्मचारी पर नामजद प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश जारी किया गया है। डीएम ने स्थानीय
थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने के आदेश दिए। आपको बताते चले कि गोपालगंज से इस वक्त की बड़ी खबर, बस स्टैंड के जमीन का अजय दुबे के नाम के व्यक्ति ने जमाबंदी कर फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है। वहीं आपको बताते चले कि गोपालगंज से इस वक्त की बड़ी खबर, वहीं हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रदीप कुमार जुड़ रहे हैं। प्रदीप जी, ये जो फर्जीवाड़ा का जो मामला सामने आया है, तो क्या है ये पूरा मामला, विस्तार से जरा बताइए। जी, पूरा मामला गोपालगंज राजेंद्र बस स्टैंड का है, जिसे भू माफियाओं ने जमाबंदी अपने नाम से करा ली है। हालांकि पदाधिकारियों के मिली भगत से इस पूरे घटना को अंजाम दिया गया है। जिस जमीन से पर साल करोड़ों रुपया राजस्व वसूली नगर परिषद करता है, उस जमीन की जमाबंदी जो है वह भू माफिया अपने नाम से करवा लिए हैं। तो डीएम ने जो एक्शन लिया है, अगर जमीन की बात कर ले तो टोटल जमीन जो है वह 34 कट्ठा मजदूर जमीन है, जिसकी कीमत अरबों रुपया है। बिहार में नीतीश सरकार एक तरफ सर्वे का काम तेजी से करा रही है, इस बीच यह बड़ा मामला सामने आया है, जहां भू माफियाओं के द्वारा अवैध तरीके से जमाबंदी अपने नाम करा ली गई है। इस मामले में जिला अधिकारी मकसूद ने सदर एसडीएम प्रदीप कुमार को जांच का जिम्मा सौंपा था, जिसमें सदर सीओ, राजस्व कर्मचारी और सीआई पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश जिला अधिकारी ने दिया है नगर थाने को। प्रदीप जी, तो क्या आगे जो एक्शन हो सकता है उसकी आशंका जरा बताइए कि क्या एक्शन जो है और डीएम उनके खिलाफ ले सकते हैं? अभी तो जिला अधिकारी के द्वारा 3 कर्मियों पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया है। अगर पूरे मामले की बात कर ले तो राजेंद्र नगर बस स्टैंड की भूमि की जमाबंदी और दाखिल खारिज केस की अगर बात कर ले तो 360, 1980 और 81 के तहत की गई है। अगर पुराने जमाबंदी नंबर की बात करें तो 192 और 195 को घटाकर नया जमाबंदी इस पर कायम कर दिया गया है। जी प्रदीप जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका प्रदीप जी। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां 90 विधानसभा सीटों वाले जम्मू कश्मीर में पहले चरण के यानी कि आज 18 सितंबर को 24 सीटों के लिए वोट डाले गए। सोमवार को पहले फेज के लिए चुनाव प्रचार खत्म हो चुका था। 24 सीटों पर 219 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत की जो है वो आजमाई है। आतंकी हमले को देखते हुए वहां पर जो है सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। करीब 10 साल बाद यहां चुनाव हो रहे हैं। 3 चरणों में चुनाव होंगे। आपको बता दें कि 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को मतदान होना है। जम्मू कश्मीर चुनाव के नतीजों की घोषणा जो है वो 8 अक्टूबर को होगी। पहले चरण का मतदान भी जम्मू और कश्मीर के अंदर हो रहा है और जिस प्रकार से लोगों का एक हुजूम आज मतदान करने के लिए निकल रहा है, यह लोकतंत्र के प्रति जम्मू और कश्मीर के लोगों की कितनी आस्था है, कितना विश्वास है। धारा 370 समाप्त होने के बाद किस प्रकार से लोग आज आगे आ रहे हैं, ये इसका एक नजारा आज हम सब लोग देख रहे हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू और कश्मीर का एक नया अध्याय शुरू हुआ है। विकास और शांति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। उसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है और 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू और कश्मीर में जो विकास की लहर आई है उसका सीधा लाभ यहां के लोगों को मिलना प्रारंभ हो गया है। और इस बार मैं अभी पिछले दिनों भी यहां प्रचार के संबंध में आया था, तब मैंने जिस प्रकार से लोगों में उत्साह देखा है, जोश देखा है, और आज भी मैं आप सबकी इतनी बड़ी संख्या देख रहा हूं, मेरे मन में अब कोई संशय नहीं है। अभी डॉक्टर साहब, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी आप सबको बहुत विस्तार से एक एक बात समझा रहे थे। उससे पहले जीवन लाल जी अपनी बात रख रहे थे, लेकिन मेरे मन में 1% का भी संशय नहीं है कि यहां से कमल खिलने वाला है और जीवन लाल जी भारी बहुमत से यहां से जीतने वाले हैं, आप सब जिताने वाले हैं। एक नया इतिहास
जम्मू और कश्मीर की जनता रचने जा रही है। इस बार के चुनाव में यहां के मतदाता विकास को प्राथमिकता देते हुए पूरे जम्मू के अंदर, पूरे कश्मीर के अंदर कमल खिलाने जा रहे हैं, कमल खिलाने के लिए तैयार हैं। वहीं छतरपुर जिले के कराठा निवासी राजेंद्र वर्मा अपनी पत्नी को रात के समय प्रसव पीड़ा होने पर वह इलाज के लिए नजदीकी प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र हरपालपुर लेकर पहुंचे और रात में ड्यूटी पर तैनात नर्स के द्वारा गर्भवती महिला को देखा और देखकर नर्स ने कहा कि डॉक्टर साहब को दिखाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब बंगले पर हैं, उनको जाकर ले आओ ताकि डॉक्टर साहब गर्भवती महिला मरीज को देख लें और समय पर उनका इलाज शुरू हो सके। महिला के पति व परिजनों ने रात भर अस्पताल परिसर में बने डॉक्टर साहब के दरवाजे की कुंडी और घंटी बजाई, लेकिन डॉक्टर साहब ने रात के समय गेट नहीं खोला और रात 2 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कुंडी की आवाज डॉक्टर साहब के कानों तक नहीं पहुंची और गर्भवती महिला को देखना उचित नहीं समझा और न ही बंगले के दरवाजे खोले गए और गर्भवती महिला ने सुबह के समय लगभग 6:10 पर डिलीवरी हुई और महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। नर्स के द्वारा बताया गया है कि बच्चे ने हल्की हिचकी ली है और बच्चे की हालत ठीक नहीं है। इसके खिलाफ जो है परिजनों ने लापरवाही के आरोप जो लगाए हैं और प्राथमिकी दर्ज कराई है। मैं 2 बजे अपनी बहू लेकर सरकारी अस्पताल डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर साहब से कहा कि मेरे साथ पहले बच्चे में एक घटना हुई थी, आपके बस का हो तो आप यहाँ रखो, नहीं तो मेरा रेफर कर दो, यहाँ से मैं कहीं अंत ले जाऊंगा। डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं यहीं हो जाए। एक मैडम थी, वो ये अंदर जाके सो गया, वो मैडम अपने करती रही। मैंने कहा कि अगर डॉक्टर साहब को बुलाओ, अगर डिलीवरी नहीं हो रही तो मुझे रेफर कर दे, मैं बाहर ले जाऊं। डॉक्टर साहब ने, हमारा नाम महेंद्र वर्मा है, कराठा के रहने वाले हैं। क्या हमारी छोटी बहू को जो है डिलीवरी होनी थी, तो कल उसको लेके हम सरकारी अस्पताल पहुंचे। वहाँ पे पहुंचे तो कोई नर्स मैडम मिली, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब अंदर हैं। तो कहा कि डॉक्टर साहब को, राजेंद्र वर्मा है, कराठा का रहने वाला हूँ। क्या घटना हुई? मेरे साथ घटना डिलीवरी होनी थी, तो हरपालपुर सरकारी अस्पताल गया, वहाँ एक नर्स थी, उनको दिखाया, जगदीश भाई साहब को बुलाया, जगदीश भाई साहब नहीं आए, जगदीश डॉक्टर साहब 2 बजे से 6 बजे तक बुलाते रहे, वो नहीं आए। उनसे वहीं कन्यादाना जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम खिसलोनी थाना बामोर कला में एक 19 वर्षीय नवयुवक के शव मिलने से सनसनी फैल गई। गांव के लोगों ने इस मामले की खबर बामोर कला थाना पुलिस को दी। जब मौके पर पहुंची पुलिस ने जब शव को अपने कब्जे में लेकर मामले की विवेचना शुरू कर दी है। बामोर कला पुलिस को यह सूचना मिली कि खिसलोनी गांव के रहने वाले 19 वर्षीय नवयुवक गोलू का शव गांव खांदी वाली रास्ते में छोले के पेड़ के स्वापी से फंदे पर लटका हुआ बरामद हुआ है। परिजनों ने गांव के ही कुछ लोगों पर हत्या करने की आशंका जताई है। ना ये घटी सर के गोलू गांव से कड़ा, उनने छेक लिया मारा गांव में, पहले गांव में मार मूर के फिर ये दोनों लोग आ गए। कौन है गोलू? गोलू हमारा भाई। गोलू को लोग आ गए नदी तन। मैं घर निकल गया हूँ, घर से घर कन के बोला, घर कन से बोल के आया, फिर इतना हमने इतना गया हो, फिर पहाड़ में गए, खंदिया के नीचे डरा मिला हमें। कितने बजे घटना है? ये घटना है 8 बजे की। हाँ, हम रिपोर्ट करने के लिए गए तो रिपोर्ट नहीं लिखी बामोर थाने में। कितने बजे सूचना दी थी आपको पुलिस को? हमने पुलिस को 7। फिलहाल के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।